हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल जीएस गुरु अकेडमी पर। दोस्तों दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो जैसे आप जानते हो दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फरवरी में स्टार्ट होने वाला है एसएससीजीडी का। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने क्या किया है, आपके लिए मैथ का रिवीजन कोर्स स्टार्ट किया है, ताकि आप अपनी तैयारी बेहतर कर सको। एग्ज़ाम से पहले आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है, जिससे आपका स्कोर अच्छा बन सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने इस पर अपनी 6 क्लास तो ऑलरेडी पूरी कर ली है। आज मैं आपके लिए इस पर अपनी 7वीं क्लास लेकर आया हूँ मैथ्स की। उम्मीद करता हूँ आपने 6 क्लास देखी होंगी, एंजॉय की होंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज अपनी 7वीं क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो को पसंद कर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों मैं लगा देता हूँ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है P + Q 6, P Q 4, P क्यूब प्लस Q क्यूब की वैल्यू हमें बतानी है। तो P की घात 3 प्लस Q की घात 3 यानी P की पावर 3 प्लस Q की पावर 3 का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए मेरे भाइयों, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, एक फॉर्मूला बनेगा आपका। यदि मैं P + Q का मान देखो कितना है, 6 है, और P की वैल्यू कितनी है दोस्तों, इसमें दे रखी है 4, और वैल्यू हमें किसकी चाहिए, P क्यूब प्लस Q क्यूब की। तो क्या हम इनकी सहायता से P क्यूब प्लस Q क्यूब की वैल्यू बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें P + Q का जो आपको मान दिया है कितना है, 6 है, हम यहाँ पे दोनों तरफ का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे यानी घन कर देंगे। और जैसे हम इसका घन करेंगे दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, और हमें यही वैल्यू चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है इसका स्क्वायर होल क्यूब, P + Q का होल क्यूब क्या होता है उसको देखिए आप। तो P + Q का अगर मैं होल क्यूब खोलूँ दोस्तों तो क्या होता है, P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस 3P Q इंटू में P + Q, ये होता है P + Q का होल क्यूब, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए इसमें, P क्यूब प्लस Q क्यूब की, और वैल्यू हमें किस किस की पता है यहाँ पे, P + Q की, यानी कि P + Q की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। P Q की वैल्यू कितनी है, 4, यहाँ P Q की वैल्यू 4 रखी जाएगी, तो हमें आसानी इसका मान मिल जाएगा। चलिए यहाँ अगर मैं बात करूँ दोस्तों, P + Q हमारा ऊपर जो क्वेश्चन में दिया है 6 दिया है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, दोनों तरफ का क्या कर देता हूँ, क्यूब कर देता हूँ। इधर हमारा P + Q का क्यूब हो जाएगा और इधर 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होगा हमारा 216। अगर मैं इसका क्यूब खोलूँगा दोस्तों तो इसका क्यूब क्या होता है, मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, क्या है, P क्यूब प्लस Q का क्यूब प्लस 3PQ इंटू में P + Q, और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है, 216 के बराबर। तो चलिए P Q की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, 4 दे रखी है, तो ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12, और P + Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 6, तो ये हमारा इतना बनेगा, और बराबर में क्या चल रहा है, 216। इसके साथ दोस्तों हमारे प्लस में चल रहा है साथ साथ P क्यूब प्लस Q क्यूब, ठीक है, ये हमारा साथ साथ चल रहा है, ये क्यूब है हमारा। तो 3 चौक 12, 12 चौक 72, 72 हमारा दोस्तों उधर जाके घट जाएगा 216 में से, तो इधर रह जाएगा हमारा P क्यूब प्लस Q का क्यूब बराबर 216 माइनस 72। 216 में से 72 घटाने में दोस्तों 6 में 2 गया 4 बचा, और 21 में से 7 गया 14 बचा, यानी कि 144 का सही आंसर हो जाएगा। तो P क्यूब प्लस Q क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 144। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए लगाने जा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यदि x 12.8 64.8 का मध्यानुपाती है तो बताइए x का मान क्या होगा। x का मान इसमें पूछा गया है, x का मान क्या होगा, x इनका दोनों का क्या है, मध्यानुपाती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब हमारे 3 नंबर आपके सतत अनुपाती होते हैं, रेशो में होते हैं, जैसे A/B किसके समानुपाती है, B/C के, तो यहाँ से हमारा मध्यानुपाती बनता है ये बीच वाला यानी B। तो B की वैल्यू किसके बराबर होती है, B बराबर होता है आपका √AC। तो B का B में गुना होकर दोस्तों B² बन जाता है, और A का मल्टीप्लाई किस में जाएगा, C में, तो AC। तो B की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पे √AC। ये हमारे मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे मध्यानुपाती दे रखा है आपको कितना, x है,
और ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे हमारी 12.8 और सी की वैल्यू क्या मान लेंगे यहाँ पे 64.8। तो इसको देख फॉर्मूले को देख के हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वैल्यू क्या बनेगी इसकी, एक्स का मान कितना बन जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा √12.8 मल्टीप्लाई 64.8। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि यहाँ पे दोनों में पॉइंट है दोस्तों। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे आप, ये एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर है, एक अंक के बाद यहाँ पर है। तो यदि पॉइंट हटाना पड़े तो हम क्या करते हैं, अपॉन में 0 उतार लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 128 मल्टीप्लाई 648 बटे 1 0 इसकी बनेगी दोस्तों, 1 0 इसकी बनेगी। तो यहाँ पे कितनी बनेगी आपकी 2 0 बन जाएंगी, यानी कि ये हो जाएगा आपका 128 गुना 648 का स्क्वायर रूट बटे में क्या है दोस्तों 100, और ये रूट दोस्तों इसके ऊपर पूरे के ऊपर है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी इसमें गुना करने मत लग जाना आप, ठीक है, इसमें आपको टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। 128 गुना आप 648 करोगे, फिर आप देखोगे किसका स्क्वायर रूट बन रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको कोशिश करनी है यहीं पे 2 ऐसे फैक्टर बना दीजिए ताकि वे किसी के क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि पूरे पूरे आपके स्क्वायर बन जाए ताकि इससे बाहर निकल सके। तो ये जो 128 है दोस्तों, ये किसका आधा है, ये 256 का आधा है। इससे मैं 256 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने 256 लिख लिया दोस्तों क्योंकि इसके साथ में गुना में एक संख्या है और वो सम संख्या है दोस्तों, इवन नंबर है। तो उस इवन नंबर का मैं आधा लिख दूंगा, इसका डबल। और ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, मेरा काम आसान हो जाएगा। 648 का आधा कितना होता है 324, और बटे में क्या है दोस्तों इनकी 100 चल रहा है, और इसके ऊपर क्या चल रहा है दोस्तों, रेशो चल रहा है आपका, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर रूट बन गया आपका 16 का, और ये 18 का। तो 16 गुना 18 हमारा रूट से बाहर आएगा, अपॉन में चल रहा है दोस्तों कितना 10। 100 का स्क्वायर रूट कितना बनता है ये आप जानते होंगे, 10 बनता है। तो बस इसको सोल्व करना है। इसका आप सोल्व करोगे 16 × 128 हाथ से लगे 12 16 16 और 12 28, यानी 288 हमारा आंसर आ गया। क्योंकि बटे में 10 है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हो, यहाँ पे पॉइंट हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 10 से भाग करेंगे आप इसे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपको इस तरह लगाना था दोस्तों। आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, कोशिश करनी है स्क्वायर रूट, स्क्वायर का जो आपका रूट बन रहा है ये, इसको अंदर से सीधा बाहर निकालने कोशिश आपको ये करनी है ताकि आपको ज़्यादा गुना करने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कार्य समय का एक क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है दोस्तों। जितने क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं दोस्तों, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को आप इग्नोर ना करें, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और एग्जाम में आपको यही अप्रोच लगानी है। चलिए, आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपका स्कोर भी उतना ही अच्छा आएगा। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करोगे एग्जाम से पहले, उससे आपका क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए, 20 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक अकेली महिला को इस काम को पूरा करने में 150 दिन का समय लगता है। तो आपसे पूछा है अकेला पुरुष इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो दोस्तों देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, 20 महिलाएं और 15 पुरुष जब मिलकर काम करते हैं तो इस काम को 6 दिन में कर लेते हैं, और यदि एक महिला इस काम को करती है अकेली तो इसी काम को 150 दिन में कर पाती है। अगर एक महिला का टाइम दे रखा है दोस्तों 150 दिन का, तो आप यहाँ आसानी से बता सकते हो 20 महिला इस काम को कितने दिन में करेंगी। चलिए पहले तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा ईजी बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे, यहाँ पे दिया है दोस्तों एक महिला, एक वुमेन इस काम को 150 दिन में कर लेती है। ठीक है दोस्तों, पहले इस क्वेश्चन में अपना आधार तैयार कर लेते हैं ताकि हमें आगे जाके कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए। अगर एक महिला दोस्तों 150 दिन में काम करती है तो 20 महिला इस काम को कितने दिन में करेंगी, तो आप बोलोगे 150 बटे 20। ठीक है, यानी कि 0 से 0 कट गया आपका, तो 15 बटे 2 दिन में, यानी 7.5 दिन में महिला इस काम को कर लेंगी। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन में, 20 महिलाएं जब 15 पुरुषों के साथ मिल जाती है दोस्तों तो इसी काम को 6 दिन में कर लेती है। कितने दिन में, 6 दिन में। तो यहाँ से आप क्या बना सकते हैं दोस्तों,
20 महिला और 15 पुरुषों की क्षमता एक साथ बना सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आगे क्या करना है इसमें, आगे इस क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं। तो 20 महिलाएं दोस्तों 15 पुरुषों के साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेती हैं? तो दे रखा है इसमें दोस्तों 6 दिनों में पूरा कर लेती हैं। जबकि 20 महिलाएं अकेली इसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेती है? तो 7.5 दिन में, यानी 15/2 दिन में पूरा कर लेती है। जैसे कि हमने यहाँ पे याद कर लिया पहले ही। अब यहाँ से काम बना लेते हैं दोस्तों, इन दोनों के लिए बराबर काम बना लेते हैं। तो काम क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम, तो 6 और 7.5 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा दोस्तों। 6 पंजे 30 और 7.5 से आप डिवाइड करोगे 30 को तो 4 बार कट जाएगा दोस्तों ये। तो यहाँ से 6 पंजे 30, इनकी क्षमता कितनी आ गई दोस्तों? 5। और यहाँ से क्षमता कितनी आ जाएगी महिलाओं की? 7.5 से 30 हो जाता है दोस्तों। 7.5 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना? एक दिन में हो जाएगा 4 काम। ठीक है, तो यहाँ से 20 महिला और 15 पुरुषों की क्षमता 5, अकेली 20 महिलाओं की क्षमता 4। तो आप मुझे बताइए दोस्तों 15 पुरुषों की क्षमता कितनी रह गई? तो 15 पुरुषों की जो क्षमता रह गई दोस्तों यहाँ पे कितनी रह गई? तो 15 पुरुषों की क्षमता रह गई कितनी? 1, यानी कि एक दिन में एक ही काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 30 काम करने में कितना समय लगेगा? ये काम कितना है? 30। तो 30 काम करने में कितना समय लगेगा? इनको 30 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 15 पुरुष दोस्तों 30 काम कितने में करेंगे? तो 30 दिन में करेंगे। तो 30 दिन में आप पूरा काम ये देख रहे हो कर पाएंगे। अगर 15 पुरुष एक दिन में एक काम करते हैं तो 30 काम करने में 30 दिन का समय लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बोला एक पुरुष कितने में करेगा? दोस्तों अगर 15 पुरुष आपके 30 दिन में काम करे तो एक पुरुष कितना समय लेगा? तो एक पुरुष लेगा यहाँ पे कितना समय दोस्तों? तो 30 गुना 15 यानी कि 450 दिन। और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन कुछ इस तरह सोल्व करना था। इसका सही आंसर क्या है? कितना आंसर आ गया इसका? 450 यानी 450 आपका सही आंसर बन जाएगा। इस तरह आपको ये क्वेश्चन लगाना था। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको ये क्वेश्चन इस तरह करना था। एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, आगे भी आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख के जाइएगा, अच्छे से इसको समझ के जाइएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों। एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है 612 रुपये में। यदि वस्तु का MRP यानी अंकित मूल्य 960 है तो x का मान क्या होगा, यानी दूसरी छूट क्या होगी? आपने दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कई बार देखे होंगे। दूसरी छूट आपसे पूछ लेता है, एक छूट आपको दी जाती है और दूसरी छूट आपसे पूछ लेता है। तो क्या करेंगे आप? इसमें करना ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको MRP दिया है, MRP कितना है दोस्तों? 960। और डिस्काउंट हमेशा दोस्तों किस पे दिया जाता है? MRP पे ही दिया जाता है। ये आपका MRP है 960। पहला डिस्काउंट इस पे दिया है कितना? 25% का। तो 25% दोस्तों निकाल लीजिए, कितना रह जाएगा? अगर पहला डिस्काउंट 25% का तो इसको कितने बेचा गया होगा पहली बार में? 75% पे। तो इसका रेट बना होगा 75%, 960 का 75%। लेकिन क्या है दोस्तों, इसके तुरंत बाद में इस पर एक छूट और दी गई है x% की। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ मान लेते हैं दोस्तों x% की छूट देने के बाद इसका रेट कितना बना होगा? तो बना होगा इसका रेट m। ठीक है दोस्तों, ये कितना बचा होगा अपने आप में? m। और बटे में क्या रखना है दोस्तों? इसके 100। और फाइनल जो इसका सेलिंग प्राइस है दोस्तों वो कितना है? 612। तो 612 इसका सेलिंग प्राइस बना, जो कि बराबर हो जाएगा हमारे 612 के। ठीक है, इन सब के इक्वल क्या रखेंगे दोस्तों? सेलिंग प्राइस। वस्तु पे छूट देने के बाद जो दोस्तों रेट बनता है वो वस्तु का सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 612 है। तो अब इसको सोल्व करना है दोस्तों, कर लेते हैं। 25 × 75, 25 × 100 और 4 से काट दीजिए आप दोस्तों से। पहले 0 से 0 काट दीजिए आप, 4 से काटेंगे आप इसे। तो 24 × 96, ये 24 बार जाएगा दोस्तों। ठीक है, 24 बार ये कटा। और क्या कट रहा है हमारे यहाँ से? तो और भी कट सकता है कुछ यहाँ पे दोस्तों। कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट जाएगा, ये 2 से और कट जाएगा दोस्तों। 2 से काटेंगे आपसे 12 के बार ये कटेगा, 12 दूनी 24 और 2 से हमारा ये कट जाएगा 5 बार। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा दोस्तों? 12 × 3 हमारा बचा ऊपर 12 × 3। क्या इस 12 से हम इसको काट सकते हैं दोस्तों? तो 12 पंजे 60
और 12 एकन 12, तो 51 बार जाता है दोस्तों। अब ये 3 से कट जाएगा, इधर 3 से कटेगा कितनी बार, 17 बार। तो कुल मिला के हमारी सारी वैल्यू यहाँ पे कट चुकी हैं आमने सामने से, ऊपर नीचे से। तो अब क्या बचा केवल m/5 किसके बराबर दोस्तों, 17 के बराबर। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, m की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 100 से कम ही मिलेगी। तो कितनी आ गई, 85, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद में आपका 100% से कम ही हो जाती है वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखिए डिस्काउंट देने के बाद हमारी m की वैल्यू कितनी रहेगी दोस्तों, 85, यानी कि 85% इसका हमारा यहाँ पे मान बनना चाहिए था। m की वैल्यू 85 अगर हमारा दाम रह गया दोस्तों, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया गया दोस्तों, तो आप बोलोगे 15% का। अगर 100% की चीज़ को हम 85% में बेच रहे हैं तो हमारा डिस्काउंट कितना होगा, 15%। तो 15% इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। x का मान कितना होगा, 15%। तो चलिए ये था इस क्वेश्चन का सही आंसर, आपको इस तरह लगाना था ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है, तो आप भी लाके इसको देखिए। एग्जाम से पहले आप भी करके जाइए, आप कर पाते नहीं कर पाते। मैं आपको जो बताने वाला हूँ तरीका, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो चलिए क्वेश्चन में दिया है 2400 रुपये की राशि को 4 वर्षों के लिए 8% की वार्षिक ब्याज पर दिया गया और प्राप्त साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, 1152 रुपये है। 3 वर्ष के बाद ज्ञात कीजिए कि उसी राशि को R+8% पर दिया जाता तो क्या मिलता दोस्तों, राशि कितनी हमें प्राप्त हो जाती। ठीक है, 3 वर्ष के बाद प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए जब उस राशि को R+8% की दर पर, ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, पहले हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना ऊपर से। पहले उसने क्या किया है, 2400 की राशि को 4 सालों के लिए दिया है R% पर। फिर उसने क्या किया दोस्तों, ब्याज की दर को 8% और बढ़ा दिया, यानी R+8% यहाँ पे हो गया। बढ़ाने के बाद दोस्तों हमसे पूछा है 3 वर्ष के बाद ब्याज समेत राशि क्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पहले यहाँ पे इसकी रेट निकाल लेते हैं दोस्तों। जब तक हमें रेट पता नहीं चलेगा तब तक हम इसको नहीं बता पाएंगे। तो चलिए, तो पहली वाली लैंग्वेज से हम इसकी रेट पता कर लेते हैं। 4 साल का दोस्तों ये ब्याज है। अगर 4 साल का ब्याज आपको दिया है दोस्तों, 4 साल का ब्याज कितना है, 1152 रुपये है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा यहाँ पे, आप जानते हो। तो हमारे 4 साल का ही ब्याज है, तो ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन कितना है दोस्तों, 2400 पे ब्याज बना हमारा। तो 2400 ये हमारा मूलधन हो गया। समय कितना है, 4 वर्ष। ठीक है, तो 4 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं दोस्तों, और यहाँ से 4 से डिवाइड कर लीजिए आप इसको। तो 4 दूनी 8, ये बनेगा आपका 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 4 अठे 32। 24 से दोस्तों ये कट जाएगा, 24 एकन 24, 24 दूनी 48। तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया 12%। आर का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। अब ये बोल रहा है अगर दर को 8% और बढ़ा दिया जाए, तो यदि हम दर को 8% बढ़ा दें दोस्तों, तो हमारा नया रेट क्या हो जाएगा, आर हमारा कितना है, 12 है। तो नई रेट कितनी हो जाएगी, 12 + के 8। तो हमें क्या करना है दोस्तों, 20% पे आपका ये धन काउंट करना है, कितना बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसकी दर निकाल ली, 12% आ गई। 12% के हिसाब से हमने इसका रेट जो बनाया दोस्तों, कितना बना ब्याज हमारा, 1152। परंतु अब हमें क्या करना है, रेट को 8% बढ़ाकर 20% कर देना है, 12 से 20% हो जाएगा। और तब इसका 3 साल का क्या निकालना है दोस्तों, ब्याज निकालना है। ब्याज के बाद हमें क्या बताना है दोस्तों, मिश्र धन बताना है। तो जो ब्याज आएगा उसको हम किस में ऐड कर देंगे, 2400 में। तो चलिए यहाँ से हमारी जो दर निकल गई, कितनी आ गई, वो दर हमारी आ गई 12%। और 12% के हिसाब से कितनी बनेगी आपकी, 8% ज़्यादा प्लस होकर तो 20%। तो 2400 का जो आपका ब्याज बनेगा दोस्तों 20% की दर से, कितने साल का, 3 साल का, वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 0 0 कट गई आपकी। तो आप मुझे बताइए कितना बनेगा आपका दोस्तों। तो 24 दूनी 48 दिया, कितना हो गया दोस्तों, 1440। ठीक है, 2 तिया 6, तो 1440, 2 तिया 6 और 24 क्या 44, 0 पीछे लगाएंगे आप। तो ये आपका ब्याज बन गया दोस्तों 1440।
और अगर आपका मूलधन कितना है दोस्तों, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, अमाउंट होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। तो 2400 आपके पास मूलधन था और आपका ब्याज बना 1440। तो जब आप इसे जोड़ोगे तो आपका टोटल पैसा कितना बनेगा दोस्तों, तो बनेगा आपका 3840। 2400 1400 3840 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, रेलगाड़ी का ही क्वेश्चन है। दो ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है विपरीत दिशा में चल रही हैं और एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर है प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी होगी, हमें ये ज्ञात करना है इसमें। तो चलिए क्या करना है इसमें दोस्तों, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो कितनी दूरी तय करेगी। जब भी दो गाड़ियाँ एक दूसरे को पार करती हैं तो कितनी दूरी तय करेंगी और दिशा इनकी कैसी है दोस्तों, विपरीत। तो यहाँ पे आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एक की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, दूसरे की चाल हमें निकालनी है। तो आप दूसरे की चाल मान सकते हो x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे चाल मान लेते हैं दूसरे की x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आपकी सापेक्ष चाल क्या बनेगी, 90 प्लस x, ठीक है। ये आपकी चाल बनेगी किलोमीटर प्रति घंटा में। किसमें बनेगी, किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए होता क्या है दोस्तों, जब दो रेलगाड़ी, एक गाड़ी इधर से दूसरी इधर से एक दूसरे को पार करती है, इसकी लेंथ मान लेते हैं L1, इसकी लेंथ मान लेते हैं L2। जब ये गाड़ी दोनों एक दूसरे को पार करती है तो दूरी कितनी तय करती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इन दोनों की लंबाई होती है कुछ ना कुछ, जीरो लंबाई तो नहीं मान सकते इनकी, काफ़ी लंबी ट्रेन होती है, 200-300 मीटर कुछ तो होती है। तो जब ये एक दूसरे को पार करेंगे दोस्तों तो किस तरह करेंगे, तो देखिए मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के समझाता हूँ। जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगे दोस्तों तो ये कंडीशन कुछ ऐसे दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस वाली गाड़ी का ये हिस्सा और इस वाली गाड़ी का ये हिस्सा जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तब जाके एक दूसरे को पार कर पाएंगी। तो इसने बोला है दोनों की लंबाई बराबर है दोस्तों, 200 इसकी और 200 इसकी, ठीक है। यानी कि L1 का मान भी यहाँ पे कितना है 200, L2 का मान कितना है 200। तो जब ये एक दूसरे को पार करेंगे दोस्तों विपरीत दिशा में, चाहे समान दिशा में चलें दोस्तों या विपरीत में चलें, जब भी पार करने की बात आएगी दोस्तों तो पार करने के लिए क्या करना होता है आपको, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योगफल ही लेना होता है जो हमारी दूरी बन जाती है। ध्यान रखना, जब भी दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करें चलकर, या एक खड़ी है दूसरी चलकर, ठीक है, एक स्थिर हो दूसरी गतिमान हो या फिर दोनों ही चल रही हो, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, दूरी आपको क्या बनानी है, दूरी हमेशा दोनों गाड़ियों की लंबाई का योगफल ही बनती है, ठीक है, चाहे वे चल रही हो या फिर एक खड़ी हो दूसरी चल रही हो। तो जब ये दोनों एक दूसरे को पार करेंगी दोस्तों तो कितनी दूरी तय करेंगी, अपनी लंबाइयों का योगफल के बराबर दूरी तय करेंगी। और किस चाल से दोस्तों, तो सापेक्ष चाल से, क्योंकि जब दोनों गाड़ी एक दूसरे के विपरीत चलेंगे दोस्तों तो एक दूसरे की तरफ दौड़ेंगी इस तरह से, तो सापेक्ष चाल बनेगी आपकी प्लस। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर इनकी स्पीड कितनी है दोस्तों, x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी गाड़ी की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ये एक दूसरे की तरफ चलते हैं दोस्तों तो सापेक्ष चाल क्या बनेगी आपकी, रिलेटिव स्पीड क्या बनती है, तो रिलेटिव स्पीड बनेगी आपकी इन दोनों की चालों का योगफल, ठीक है, x प्लस वाई। कुछ ये वाली गाड़ी कुछ इसकी तरफ चलेगी दोस्तों और ये वाली गाड़ी कुछ इसकी तरफ चलेगी। तो यहाँ से जो सापेक्ष चाल बनेगी विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, वो बनेगी दोनों की चालों का योगफल। और दूरी कितनी बनेगी दोस्तों, तो दूरी बनती है हमेशा दोनों गाड़ी की लंबाई का योगफल। तो यहाँ पे दूरी हो जाएगी दोस्तों, दोनों गाड़ी की लंबाई यहाँ बराबर है, 200 है, तो यहाँ पे बनेगी आपकी दूरी दोस्तों टोटल कितनी बनेगी, तो 200 प्लस 200 यानी कि दोनों गाड़ी की लंबाई का योगफल 200 यानी 400 हो जाएगा। और ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा दोस्तों, 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से बनेगी आपकी दोस्तों रिलेटिव स्पीड मीटर प्रति सेकेंड में। जब भी गाड़ी एक दूसरे को पार करती हैं तो सेकेंडों में पार कर देती हैं, तो चाल आपको हमेशा किस में लेनी होती है, मीटर प्रति सेकेंड में। यहाँ से चाल बनेगी मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कितनी बनती है यहाँ पे, ये हमारा हो जाता है 400। 400 को दोस्तों किससे डिवाइड करेंगे आप, 10 से, तो यह आ जाएगा आपका 40 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने निकाल लिया है इन दोनों रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल को निकाल लिया है, 40 मीटर प्रति सेकेंड। सापेक्ष चाल बन रही है 40 मीटर प्रति सेकेंड दोस्तों, ठीक है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा बना दीजिए आप 18/5 से गुना करके, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 18 चौक 72, ठीक है दोस्तों।
तो कितना आ गया यहाँ पे 18 चौक 72 हमारा आंसर इसका बन गया, 18 चौक 72। तो ये बनेगा हमारा कितना बनेगा दोस्तों, 5 अट्ठे 40 दोस्तों, ये 5 अट्ठे 40 होगा, 18 अट्ठे 144, 72 नहीं होगा 144 होगा ये। तो 90 प्लस x बराबर हमारा किसके बराबर होगा, 144 के बराबर होगा। 5 अट्ठे 40 दोस्तों कितना आ गया हमारा 18 अट्ठे 144। 90 को घटाना है दोस्तों 144 में से, तो कितना बचेगा आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी गाड़ी की चाल आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह आपको क्वेश्चन करना था। चलिए, ये यहाँ सब कुछ समझाने के लिए था। क्वेश्चन आपका यहीं से स्टार्ट होता है दोस्तों, ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए दोस्तों। ये भी दोस्तों रेलगाड़ी का ही क्वेश्चन मैंने लिया है पे आपके लिए, ताकि आप इसे और अच्छे तैयारी कर सको। तो ये क्वेश्चन और देखिए, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन। अगर आ गए तो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, और आपके क्वेश्चन 20 के 20 ऐसे होने चाहिए ताकि आपके पूरे पूरे हो जाए। चलिए, विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो रेलगाड़ियां 27 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 350 है तो दूसरी गाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके उसका दोनों चाल दे रखी है। इस बार आपसे दूरी पूछिए, एक गाड़ी की लंबाई नहीं दूरी पूछिए, एक की दे रखी है 350, दूसरे की पूछिए। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब भी दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करें तो कितनी दूरी तय करेंगी, अपनी दोनों की लंबाई का योगफल के बराबर। दोनों गाड़ियाँ जब एक दूसरे को पार करेंगी तो कुल दूरी कितनी तय करती हैं, गाड़ी की जो लंबाई है उनके योगफल के बराबर। तो दोनों गाड़ी की जो लंबाई है उनका जो योगफल बनेगा वो हमारी टोटल दूरी हो जाती है, जिसको इसने कितने सेकंड में पार किया है, 27 सेकंड में। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, दूरी बनाएंगे। आप जानते हो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय दोस्तों। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही रहता है, बस लैंग्वेज चेंज होती रहती है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब दोनों गाड़ियाँ दोस्तों एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी आपकी, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 48 प्लस कितनी दोस्तों 52। ठीक है, तो यहाँ से आपकी रिलेटिव स्पीड ये बनेगी 48 52 यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी रिलेटिव स्पीड बनेगी। ठीक है, और जब इस चाल से इन दोनों गाड़ियों ने एक दूसरे को पार किया होगा तो कितना समय लिया होगा, 27 सेकेंड। तो चलिए यहाँ से मैं दूरी बता दी दोस्तों, दूरी टोटल कितनी तय करी होगी उन्होंने। तो समय दिया है 27 सेकेंड, समय कितना है 27 सेकेंड, रिलेटिव स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसको मीटर प्रति सेकंड में लेना होगा तो 5/18 में गुना करनी है, क्योंकि हमें दूरी निकालनी है मीटर में। और यहाँ पे एक गाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है दोस्तों, तो 350, दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी मान सकते हैं आप, x। 27 सेकंड में दोनों गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी किसके बराबर होगी, दोनों गाड़ी की लंबाई के योगफल के बराबर। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ये आपका 2 कट गया, 2 से काटा भी से 50 बार जाएगा, और 5 पंजे 25 75, तो दोस्तों कितना आ गया 750, ये आपका 750 बनेगा। 5 से 15 पंजे 75, 750 मीटर हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया, जो किसके बराबर है 350 प्लस x के बराबर। तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका x का मान कितना आ जाएगा, 750 में से आप घटाओगे कितना 350, तो आपको मिलेगा 400 मीटर। तो दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 400 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपको हो गया, अगले पे चलते हैं।
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 15 संतरों का विक्रय मूल्य 9 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लगभग लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें आपको क्या करना होता है, कुछ संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर आपका कुछ संतरों का क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे बनता है आपका, जब x वस्तु का CP आपका किसके बराबर हो जाता है, y वस्तु के SP के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, x वस्तु का CP y वस्तु के CP के बराबर जब हो जाता है, तो इसमें आपको लाभ हानि पूछा जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये दो तरीके से आप कर सकते हो, एलसीएम मेथड से भी आप इसे कर सकते हो दोस्तों। आप ये मान सकते हो 15 वस्तु का क्या है दोस्तों, SP किसके बराबर है, 19 वस्तु के CP के बराबर है। तो यहाँ से आप रेशो बना के भी कर सकते हो या डायरेक्ट वैल्यू बना के भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसका एलसीएम लेना चाहो एलसीएम से भी हो जाएगा, वरना मैं सीधा रेशो से ही कर सकते हैं आप इसे। तो CP का और SP का रेशो आप यहाँ से बना लीजिए। तो क्या होगा, SP की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 19, और CP की वैल्यू कितनी आ जाती है, जो उसके सामने है 15। तो यहाँ से रेशो बनेगा इनका 15:19। इससे सीधा पता चलता है दोस्तों कि हमने 15 का सामान कितने बेचा है, 19 में बेचा है, तो हमें कितना लाभ होगा, 4 रुपये का लाभ होगा। 15 का सामान 19 में बेचा तो 4 रुपये का लाभ होगा। तो 4 रुपये का लाभ किस पे होगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है किस पर, 15 पर, और इसको गुना 100 करके परसेंटेज में हमें बताना है। ठीक है, तो 4/15 गुना 100 प्रॉफिट परसेंटेज हमारे यहाँ से निकल जाएगा। 5 से काट लीजिए दोस्तों, इसको 5 दिया 15, 5 से काटेंगे आप इसे, 20 टाइम ये कटेगा, और 20 चौक 80, तो 80/3 हमारा आ जाता है। जब आप इसे डिवाइड करोगे दोस्तों तो 26 दिया 78 दोस्तों, 2 बचेगा, तो ये 6 से चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर बनेगा आपका 26.66 समथिंग। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26.67। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया आपका बिल्कुल सही दिया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। 26.66% लाभ इस पे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉर्मूला बेस्ड है। a + b का मान दिया है 5 और ab का मान दिया है 6। आपसे पूछा है 3 × में a² + b²। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसमें हमें a² और b² का मान निकालना है। किसकी हेल्प से, a + b और ab की हेल्प से। तो यहाँ भी आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर आपको बनाना है इसमें। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab ये होता है। तो चलिए इसकी जगह हम लिख सकते हैं a² + b² + 2ab। यदि प्लस होता है तो यहाँ प्लस का 2ab होता है, यदि माइनस होता है तो माइनस का 2ab आता। अब हमें वैल्यू निकालनी है दोस्तों किसकी, a² + b² के 3 गुने की। ठीक है, तो चलिए पहले क्या करेंगे, हमें a + b का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और हमें a² और b² की वैल्यू निकालनी है। तो ab का मान कितना है 6, तो यहाँ पे ab की जगह 6 रखा जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका a² + b² प्लस में 2 × 6, तो 6 दूनी 12 बनेगा आपका, और 12 जब बराबर से इधर आएगा तो 25 में से माइनस हो जाएगा आपका ये। तो 25 - 12 किसके बराबर रह जाएगा, a² + b² के। तो यहाँ से हमें a² + b² की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा आपका। तो 13 यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें मिली, परंतु हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इसका 3 गुना। ठीक है, तो 3 से इसमें गुना लगा देंगे दोस्तों, और 3 से इसमें गुना लगा देंगे आप, तो हो जाएगा a² + b² का 3 गुना किसके बराबर, 13 × 3 = 39। तो 39 इस क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह आपको क्वेश्चन सोल्व करना था। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको इसमें a + b का होल स्क्वायर अप्लाई करना था, जिससे आपका आंसर आसानी से आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है दोस्तों। किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में क्रम से 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा।
रेशो का ही क्वेश्चन है दोस्तों, और रेशो में आपको रेशो देकर ही रेशो पूछा है, ठीक है, परंतु परसेंटेज में वृद्धि की गई है 10% और 20% की। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को नंबर मानकर दोस्तों इन्हीं में वृद्धि कर लेते हैं और नए रेशो बना लेंगे। आसान क्वेश्चन है ये। रेशो दिया है 8:7। क्वेश्चन में दिया है पहली संख्या में 10% की और दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो आप इसको मान सकते हो अपनी तरफ से कितना दोस्तों, इसको 0 बना के आप 80 मान सकते हो, इसको 70 मान सकते हो, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। और तो और आप इसे थोड़ा और बड़ा कर सकते हो, तो इसको 800 मान सकते हो, इसको 700। जितना इसको बड़ा कर लोगे उतनी हमारी कैलकुलेशन पॉइंट से बच जाएगी और हमारा रेशो आसानी से आ जाएगा। तो मैंने इसको 800 मान लिया, इसको 700, दोनों में 0 बढ़ा दिया, हमारे रेशो पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, बस हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब इसने बोला है पहली संख्या को 10% बढ़ाया, तो मैंने क्या किया दोस्तों, इसमें 800 में कितनी वृद्धि कर दी, 10%, क्योंकि 10% बोला गया है। तो 800 का 10% कितना होता है, तो 800 का 10% हमारा आसानी से आ जाएगा। 800 का 10% आप निकाल सकते हो बिना पॉइंट के ही, तो ये आ जाएगा आपका 10×8=80, यानी कि 80 बढ़ जाएगा इसमें। तो अगर हम 800 में 10% की वृद्धि करेंगे तो हमारी वृद्धि कितनी हो जाएगी, 80 की। तो ये नई संख्या कितनी बनेगी आपकी, 880। नया नंबर हमारा हो जाएगा 800 से 880। अब दूसरे नंबर में 20% की वृद्धि की गई है, तो दूसरा नंबर हमारा कितना है जो हमने बनाया है, 700। तो 700 का 20% कितना बनेगा, पहले ये देख लीजिए 700 का 20% कितना होता है। तो 700 का 20% बनेगा आपका 140। तो 100 में 140 की वृद्धि हो जाएगी। 700 में 140 ऐड करोगे आप, यानी 20% बढ़ाकर ऐड करोगे, तो कितना बनेगा आपका, 140 में बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 840, ठीक है। तो आपके ये नए नंबर बन गए 880 तथा 840। अब हमें इनका रेशो बताना है, तो 0 से 0 कट जाएगी, 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा ये कितनी बार, 22 बार, और 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, और 4 एकन 4, 21 बार। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 0 बढ़ा भी सकते हो, नहीं बढ़ा सकते, हमने 0 बढ़ाई है ताकि हमारी कैलकुलेशन में पॉइंट ना बने, तो इसलिए हमने यहाँ पे अपने पास से दोस्तों क्या किया है, रेशो में 0 बढ़ा ली, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। फलों के एक टोकरे में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब हो जाता है। खराब हो चुके फलों में जो खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय किया गया, जो कि किसके बराबर है, 48 के बराबर है। तो आपको बताना है टोकरे में फलों की संख्या कितनी थी, ठीक है। टोकरों में फलों की संख्या में ज्ञात करनी है। ये बोला है प्रत्येक 25 फलों में एक फल खराब हो जाता है और खराब फल हो चुके फलों का 60% बेच दिया गया। यदि बेचा गया भाग कितना है दोस्तों, 48 है, तो आपको बताना है टोटल फल कितने थे। तो इसमें आपको क्या दिया है, एक तरह से दिया है आपको, इसमें जो खराब फल आपके हो चुके हैं दोस्तों उसका 60% बेच दिया गया है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, 48 के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, 60% की वैल्यू किसके बराबर है, 60% वैल्यू किसके बराबर है, वो वैल्यू हमारी किसके बराबर है, 48 के बराबर। 60% आपके बेच दिए गए जो कि 48 है, तो 60% 48 हो गया आपका। यहाँ से आप निकाल सकते हो 100% की वैल्यू, तो 100% कितना हो जाएगा, 6 से काट लीजिए आप इसे, 6 × 2 = 60, तो 10% हमारा आ जाएगा। 6 से आप इसे काटोगे, 6 × 8 = 48, 10% हमारा 8 के बराबर। तो इसको 100% बनाना आसान हो जाता है, तो 100% हो जाएगा हमारा 80 के बराबर। ये दोस्तों 80 क्या आ गए हमारे दोस्तों, ये हमारे खराब फल हैं, ठीक है, ये खराब फलों की संख्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है प्रत्येक 25 फलों में से एक फल क्या है दोस्तों, खराब है। तो टोटल फलों की संख्या में यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों इसमें कितने हो जाएंगे, हमारे टोटल फल कितने हो जाएंगे, 1/25 में क्या है दोस्तों, यानी टोटल अगर 25 फल है उसमें से आपका एक फल खराब है, और एक की वैल्यू किसके बराबर है, 80 के बराबर है, ठीक है। 25 में से एक फल आपका क्या है, 25 फलों में से एक फल आपका खराब हो जाता है, यानी 25 पर एक फल आपका खराब हो जाता है। तो एक की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, नहीं, खराब फलों की संख्या कितनी है, 80, जो कि 1 के बराबर होगा। तो 25 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 25 की वैल्यू हो जाएगी 80 ×
25, तो इसका जो आंसर बनेगा 25 × 200, 2000 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि टोकरी में कुल फलों की संख्या कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 2000। ठीक है, तो यहाँ पे 60% की वैल्यू दी गई 48, जो कि खराब फलों का 60%। तो हमने पहले क्या किया, पहले टोटल खराब फलों की संख्या निकाली, कितनी आ गई दोस्तों, वो आ गई हमारी 80, जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यानी कि 1/25 भाग के बराबर 80 हमारा है, तो 25 भाग किसके बराबर होगा, 2000 के। तो 2000 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एवरेज का एक क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें 20 बक्सों का औसत दिया है 2 kg और 30 बक्सों का अलग से एवरेज दिया है कितना, 3 kg। फलों के इन दोनों बक्सों को मिलाकर जो टोटल एवरेज बनेगा हमें उसको ज्ञात करना है, टोटल एवरेज कितना होगा। चलिए, तो इसमें क्या करना है आपको दोस्तों, इसमें 20 बक्से और 30 बक्सों का अलग अलग एवरेज दिया है। तो 20 बॉक्स का दिया है कितना, 20 बॉक्स का दिया है यहाँ पे 2 kg एवरेज। तो योगफल कितना बनेगा, यहाँ से योगफल बनेगा 20 × 2 यानी कि 40 kg। तो पहले 20 बक्सों का एवरेज 2 kg है, यानी कि हर बक्से का वजन कितना है, 2 kg। तो 20 बक्सों कितना बनेगा, 40 kg। ठीक है, ऐसे ही 30 बक्सों का एवरेज दिया है कितना, 30 बॉक्स का जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 3 kg। यानी कि 30 बक्से ऐसे हैं जिसमें से प्रत्येक का वजन कितना मान सकते हो आप, 3 kg। तो 30 का 3 के हिसाब से टोटल वजन कितना बनेगा, तो इनका टोटल योगफल आ जाएगा कितना, 90 kg। कितना आ जाएगा, 90 kg। अब हमसे बोला है सभी बक्सों का आपको बताना है एवरेज, तो हम क्या करेंगे, सभी बक्सों को जोड़ देते हैं, 20 और 30 50। तो 20 और 30 टोटल बने कितने, 50 बक्सों का एवरेज कितना बनेगा यहाँ पे। तो पहले योगफल बनाते हैं, 50 बक्सों का योगफल कितना बनेगा, तो 40 और 90 130 बनेगा। ये हो जाएगा 20 बक्सों का योगफल कितना है, 40 और 30 बक्सों का योगफल कितना है, 90 kg। जब इनको जोड़ा जाएगा तो कितना बनेगा, टोटल वेट आपका 130 kg। हमें बताना है दोस्तों एवरेज, तो एवरेज क्या बनेगा इनका, तो एवरेज बन जाएगा इनका योगफल बटे पदों की संख्या। तो कितना बनेगा आपका ये, ठीक है दोस्तों, 2.6 kg इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 बक्सों का टोटल वेट बना 130, एवरेज बनाएंगे कितना बनेगा, 130/50 यानी कि 2.6 kg। ऑप्शन नंबर बी। तो आपको इस क्वेश्चन का इस तरह से सॉल्यूशन देना था। आपसे पूछा था टोटल एवरेज, तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पहले आप क्या बनाएंगे, सम बना लेंगे, और टोटल आपका एवरेज बताना है तो आपको टोटल सम करना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल वस्तुएं कितनी है, 50, तो 50 का एवरेज कितना बना, 2.6। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपके लिए। क्या है, ये रहा अगला क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज का 8000 की धनराशि के लिए अर्ध वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें इसमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे एक बात दी गई है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज है और ब्याज की दर कितनी है दोस्तों, इस पे 10% वार्षिक, हमें चाहिए अर्धवार्षिक दर। समय दिया है 1.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें आपको दर को भी क्या बनाना है, अर्धवार्षिक रूप से बनाना है। ये पूरे वर्ष की दर दी जाती है वार्षिक। अगर पूरे साल की दर आपकी 10% है दोस्तों, पूरे साल के यानी 12 महीने की, 6 मंथ की दर कितनी है, अब 12 मंथ की दर कितनी है, 10%, तो हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी 6 मंथ की, तो हो जाएगी आपकी 5%। ठीक है, तो 5% की रेट पर हमें ब्याज काउंट करना है। और 1.5 वर्ष में हमारे कितने छमाही बनेंगे दोस्तों, तो 1.5 वर्ष का समय दिया है यहाँ पे। 1.5 वर्ष में कितने छमाही होते हैं, तो 3 छमाही। तो एक तरह से हमें क्या करना है दोस्तों, 3 पीरियड का हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मूलधन यहाँ पे कितने दिया है, 8000, 5% की रेट पर हमें इसका ब्याज निकालना है 1.5 वर्ष का, यानी कि 3 छमाही का। तो चलिए कैसे निकालना है, पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 8000 का
एक साल का क्या बनाएंगे दोस्तों, यानी एक छमाही का क्या बनाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट बना लेंगे 5% के हिसाब से। तो 8,000 का 5% क्या होता है एक साल का, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज। तो 5 से परसेंटेज हिसाब का 0 कट जाएगा ये 2, तो 5 अट्ठे 40। तो हमारा कितना ब्याज बनेगा, 400 रुपये ब्याज बनेगा एक छमाही का, है ना। 3 छमाही का हमें याद करना है, एक छमाही का बना दिया। साधारण ब्याज कितना, 400। और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, जैसे आप जानते हो। अगर पहली छमाही का ब्याज हमारा 400 बना, तो अगली छमाही का भी कितना बनेगा दोस्तों, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट 400 बनेगा। और तीसरे छमाही का भी कितना बनेगा, 400। ये तो हो गया दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। हमें चाहिए 3 छमाही का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाएंगे, नहीं ब्याज पर ब्याज लगाएंगे। और ब्याज की रेट कितनी है यहाँ पे, 5%। तो 5% के हिसाब से हमारा आगे ब्याज काउंट होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे 400 का 5% हमें निकालना है। तो 400 का 5% कितना बनेगा आपका, तो 400 का 5% होता है, यहाँ पे देखिए आप 400 का 5% आप बना सकते हो। तो कितना आ जाएगा, 20 रुपया। तो यहाँ जुड़ेगा आपका इसमें 20 रुपया, 20 यहाँ जुड़ेगा इसमें 20 रुपया। चार सौ और इसमें आपका 5% जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसमें, 20%। इसको मिला 20%, तो नीचे आपको इसका डबल लिखना होता है। तो इसका हो जाएगा 40। जितना आपका ब्याज यहाँ बनेगा, ब्याज का ब्याज जैसे 400 का 5% 20 बना, तो आपको नीचे क्या करना है, नीचे हमेशा इसका डबल लिखना होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर 2 400 के ब्याज है। तो 400 का 5% यहाँ लगेगा और 400 का 5% यहाँ लगेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर एक 400 का 5% 20 रुपये बना, तो 2 400 की राशि पर कितना बनेगा आपका, 40। तो आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट नहीं करना, सीधा जितना यहाँ बनता है उतना इसका डबल यहाँ पे कर देना है, ठीक है। अब इस पर आपको क्या करना है, लास्ट में 5% इस पर और लगाना है, ये जो हमारा ब्याज का ब्याज बना इस पर, ठीक है। तो 20 का 5% कितना होता है, 1 रुपया होता है। यानी कि इसको मिलेगा 1 रुपया और नीचे वाले को लगेगा 20 पर, लेकिन जुड़ेगा नीचे वाले में। तो ये हमारा टोटल आपका क्या बना, कंपाउंड इंटरेस्ट बना 3 छमाही का, जो कि हमने 3 साल की तरह काउंट किया है। 3 छमाही का मतलब होता है 3 साल की तरह हमने इसको काउंट किया है। तो 400 400 400 1200 तो आपका साधारण ब्याज हो गया। और इसमें आप क्या जोड़ोगे, ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगा आपका वो कितना लगा, तो 40 और 20 60 और 1 61। तो ये टोटल जो आपका पैसा इकट्ठा हो जाता है दोस्तों, ये बनेगा आपका 1261। और ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, 1261, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी अर्धवार्षिक रूप से ब्याज संयोजित किया जाए, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है दोस्तों, पहले आपको दर को क्या करना होता है। अगर आपकी दर वार्षिक दी गई है, दर कितनी है 10%, तो आपको क्या करना है, हमेशा इसका हाफ कर लेना है। तब आपको क्या बनाना है, इसको छमाही बनाना है, ठीक है। छमाही बनाने के बाद आपको ब्याज काउंट करना होता है। ये पूरे साल की दर दी जाती है, आपको इसका हाफ करके छमाही बनाना है। तो छमाही कितना बना हमारा, 5%। तो 5% के हिसाब से हमारा कितना ब्याज बन रहा है, 1261। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया हमारा 1261। ये रहा एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन। साधारण ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, जिस पर 880 रुपये की धनराशि 1.5 वर्ष में 913 रुपये हो जाती है। इसमें आपको मूलधन भी दिया है और मिश्र धन भी दिया है। 880 रुपये 1.5 साल में कितने हो गए, 913। तो पहली बात तो ये हो गई दोस्तों, इसमें हमें ब्याज सीधा मिल गया। 880 से कितना हो गया, 913। तो बताइए ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा 33 रुपया। कितना हो जाएगा, 33। 913 में से जब घटाओगे 880, तो देखिए ध्यान से, ब्याज निकालना आसान है इसमें। 913 रुपये हमारा अमाउंट बना और मूलधन कितना है, 880। तो जब 913 में से 800 से घटेगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 33 रुपया। तो ये हमारा बना ब्याज, 33 रुपये ब्याज बना 1.5 साल का। अब हमें बतानी है ब्याज की दर। तो दर क्या होती है, दर के लिए क्या करते हैं, दर बराबर होता है ब्याज यानी कि SI इंटू में 100 अपॉन मूलधन इंटू में समय, ठीक है। ये हमारा रेट निकालने का सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है। हमें यहाँ मूलधन पता है,
ब्याज पता है, समय पता है, तो बस रेट निकालना है तो लगा दीजिए इसे। ब्याज कितना है हमारा यहाँ पे 33 रुपया, तो 33 रुपये ब्याज हो गया, इंटू में 100, बटे में प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारा 880 दिया है, इसमें 880 बटे में आ जाएगा। और समय कितना है, समय दिया है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष को लिख सकते हैं हम 3/2, और 2 हमारा कहाँ जाएगा ऊपर, तो 3/2 का आपका जो 2 नीचे रहेगा ऊपर आ जाता है, तो इसको लिखा जा सकता है 3 नीचे गुना में ऊपर 2, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा आपका, और 3 से कट जाएगा आपको ये कितनी बार, 11 बार, ठीक है। तो ये बचेगा हमारा 2 से इसको काट लीजिए 44, और 11 चौक 44, तो ये हमारा कितना आ गया 10/4, और 10/4 को और छोटा कर सकते हो आप, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, यानी कि 5/2 यानी 2.5%। तो 2.5% हमारा आर का मान आ जाएगा, 2 सही 1/2, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर सही बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में 880 रुपये की धनराशि कितनी हो जाएगी, 913 रुपये हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 2.5%, बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष यानी अगले वर्ष 15% कम हो जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 11,050 है, तो 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी थी, हमें ये बताना है इसमें। 2 साल पहले यानी कि कुछ साल पहले की जनसंख्या में इसमें बतानी है। तो जब हमें पीछे की जनसंख्या बतानी हो और वर्तमान दी जाए तो हम क्या करते हैं, जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है दोस्तों जनसंख्या पर आधारित, वो होता क्या है, वो होता है हमारा A = होता है P × में 100 प्लस माइनस R/100 की पावर T, यानी T का मतलब टाइम, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या है, हमें पीछे की जनसंख्या जब निकालनी होती है तो इस फॉर्मूले को हम उल्टा कर लेते हैं, तो ये हो जाता है कुछ इस तरह से। में क्या निकालना है दोस्तों, P निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा A × में 100 ऊपर आ जाएगा दोस्तों, और 100 प्लस माइनस R हमारा नीचे आ जाता है, अपॉन में T हमारा पावर के रूप में ऐसे रहता है। ये प्लस माइनस का क्या मतलब है यहाँ पे दोस्तों, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो आपको प्लस लेना है, यदि घट रही है तो माइनस, ठीक है। यदि आपको जनसंख्या की जो दर है वो प्लस में दे रखी है, बढ़ती हुई दे रखी है तो प्लस लेंगे। यदि हमारी जनसंख्या की दर घटने वाली दे रखी है, घटती हुई दे रखी है, तो उसको माइनस में लेना है। तो बस यहाँ पे प्लस माइनस का ये रोल है। तो चलिए यहाँ पे जो आपकी वृद्धि वाली दर है कितनी है 30%, और घटने वाली दर कितनी है 15%। तो हमें इसको फॉर्मूले को अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, बाकी कैलकुलेशन होगी। तो चलिए क्या करना है, हमारी जनसंख्या कितनी है वर्तमान में, तो 11,050 हमारी वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, ठीक है। और हमें निकालनी 2 साल पहले की। ये पहले वर्ष तो बढ़ती है दोस्तों 30%, तो पहले साल ये कितनी हो गई होगी, पहले साल ये 100 से 130 हो गई होगी। तो इसको लिखेंगे आप, क्योंकि हमें पीछे की निकालनी है दोस्तों, तो हमें फॉर्मूले को उल्टा लिखना है, तो नीचे लिखेंगे 130। अगले वर्ष ये 15% घट गई, तो अगले वर्ष ये कितनी रह गई होगी 85% अपने आप का, तो ये हो जाएगा 100/85, ठीक है। अब बस इसको सोल्व करना है, जो भी सोल्व करके आंसर आएगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो 0 से पहले 0 काट लेते हैं, ठीक है। और 13×8 104, 13×8 104, यहाँ पे 8 बार कट जाएगा, ये बचेगा 6, 13×5 65। तो मैंने 13 से इसको डिवाइड किया दोस्तों, तो कितना आ गया 85, 85 से 85 कट जाता है पूरा। तो हमारा कितना बचा 100 × 100 यानी कि 10,000, और 10,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी आ गई हमारी, 2 साल पहले हमारी जनसंख्या कितनी है 10,000। 10,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो गया। तो ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।